जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, देश दुनिया की खबरों के बारे में रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, जब कभी अगर हमें थोड़ा सा सर्दी, जुखाम, खांसी इस प्रकार की चीजें होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? ट्रीटमेंट कराने के लिए जाते हैं, रेमेडीज लेने के लिए जाते हैं कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारा जो ये सर्दी जुकाम है, बुखार है, ये ठीक हो जाएगा। तो क्या करने के लिए जाते हैं? हम उपचार लेने के लिए जाते हैं। उसी प्रकार दोस्तों, अगर एक छोटा सा बच्चा है और उसको ना उसके दोस्तों ने या किसी ने उसको मार दिया है तो वो रोते हुए जाता है घर पे। तो क्या घर वाले उसकी सुरक्षा करेंगे? जाएंगे कि बताओ जरा किसने मारा, किस दोस्त ने मारा, तुम्हें हम जरा देखते हैं इसको कैसे मारा हमारे बच्चे को, इतना ज्यादा मार दिया, यहाँ देखो लाल निशान बने हुए हैं, गाल पे थप्पड़ मार दिया उसको। तो अगर उस बच्चे के माता पिता अगर कुछ नहीं बोलते हैं, वो बच्चा रोता हुआ जाता है, तो क्या उसको जो मारपीट हुई उससे 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 उसको जो मारपीट हुई उसका क्या उसको प्रतिफल मिला बाद में? नहीं मिला ना। अर्थात उसके अधिकार का जो हनन हो गया कि बेचारा पढ़ने जा रहा था, उसको किसी बच्चों ने मिलकर के मार दिया, तो उसके जो पढ़ने जा रहा था, उस स्वतंत्रता के साथ बढ़िया जा रहा था, तो उसका तो स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो फिर उसके अधिकार का मतलब क्या हुआ? उसी प्रकार अगर हम ट्रीटमेंट लेने के लिए जा रहे थे डॉक्टर के पास, अगर वहां ट्रीटमेंट मिले ही ना तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? आखिर हम इस प्रकार की चीजों का बात कर ही क्यों रहे? क्यों हम इस प्रकार की रेमेडीज, उपचार, ट्रीटमेंट, इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। वो अनुच्छेद है, वो संविधान का अनुच्छेद है 32। इस संविधान के अनुच्छेद को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, जो संविधान के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इस संविधान को, इस आर्टिकल को संविधान का सोल एंड हार्ट कहा है, अर्थात संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अब आप सोच लीजिए कि ये अनुच्छेद कितना महत्वपूर्ण है। हम बात करने जा रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अर्थात जो अनुच्छेद 32 है वो तो स्वयं में ही एक मौलिक अधिकार है कि नहीं है? ऊपर से जो भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30 और जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक, सभी मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्टर कौन है? उपचार कहाँ पे मिलता है? अनुच्छेद 32 में। अगर हमारे किसी अधिकार का हनन हो रहा है और अगर कोई उसको देखने वाला ही नहीं है तो फिर ऐसे अधिकार का क्या मतलब है? अब बताओ आप कि अगर हमें ट्रीटमेंट चाहिए और डॉक्टर ही ना मिले तो फिर ट्रीटमेंट कैसे होगा हमारा? नहीं होगा ना ट्रीटमेंट। उपचार कैसे होगा? रेमेडीज कैसे होंगी? नहीं होंगी। तो उसी प्रकार अगर बच्चे के स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, उसको कोई बचाने वाला ही ना हो, उसको अगर कोई बचाने वाला ना हो तो आप मुझे बताओ उसके अधिकार का फिर मतलब ही क्या हुआ? नहीं हुआ ना। तो इसीलिए अनुच्छेद 32 कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्यों बाबा साहब इसको सोल एंड हार्ट बोलते हैं कि ये संविधान का सोल एंड हार्ट है। क्योंकि अगर ये अनुच्छेद ही ना हो तो बाकी के अनुच्छेदों का फिर मतलब ही क्या रह जाता है? हमने तो खूब बोल दिया कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार, भाईचारे का अधिकार, गरिमामय जीवन का अधिकार, न्याय के साथ जीने का अधिकार, लेकिन हमारे अधिकारों का हनन हो और हम उनका कोई प्रोटेक्शन करने वाला ही ना हो तो बोलने से क्या होता है? कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता है। इसीलिए प्रोटेक्टर है संविधान का। कौन है प्रोटेक्टर? अगर कभी भी हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये है प्रोटेक्टर, ये है संविधान का प्रोटेक्टर और ये है हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक, है ना दोस्तों। इसीलिए ये आर्टिकल 32 कितना महत्वपूर्ण हो जाता है।
हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब हमारे समानता का अधिकार का हनन हो रहा है, अस्पृश्यता का मतलब अस्पृश्यता हो रही है, किसी के साथ छुआछूत बहुत ज़्यादा हो रही है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, मारपीट हो रही है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसके साथ तरह तरह की एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, अत्याचार हो रहा है। तो अगर उसको कोई बचाने वाला ही ना हो तो फिर ऐसे उसको जो मिले अधिकार है उनका मतलब क्या है। हमें तो खूब कह दिया कि तुम्हारे पास अच्छी तरह से रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहीं भी जाने का अधिकार है, लेकिन अगर मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, मेरी कहीं पे जमीन थी उस पे किसी ने कब्जा कर लिया है जबरदस्ती, और अगर मेरी कोई बात ही ना सुने तो मेरे रहने के अधिकार का तो हनन हो गया ना। मेरी जमीन है, मैं किसी को नहीं देना चाहता हूँ, किसी ने जबरदस्ती उस पर आकर के कब्जा कर लिया, किसी संस्था ने, चाहे वो पब्लिक संस्था हो चाहे वो निजी संस्था हो, मेरी तो जमीन गई ना। अगर उस जमीन के खिलाफ मैं अगर अपने अधिकारों का जो हनन हो रहा है, अगर मैं किसी के सामने उनकी अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ तो मेरे अधिकार तो चले गए ना। जब उनको कोई देखने वाला ही नहीं है तो फिर ऐसे अधिकारों का क्या होता है। इसीलिए देखो, बच्चा को अगर कोई कुछ बोल देता है तो वो माता पिता के पास जाता है कि नहीं जाता है, माता पिता के पास जाता है, और प्रोटेक्शन की सुरक्षा, उसकी सुरक्षा माता पिता के पास होती है। छोटे भाई जो हैं वो बड़े भाई के पास सुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वही तो प्रोटेक्टर हैं, नहीं तो कौन है उसको पूछने वाला किसके अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम अपने घर परिवार से इस चीज़ को जोड़ करके देखिए, छोटी छोटी बातें अगर बाहर कहीं छोटी मोटी लड़ाई किसी से हो जाती है तो हम अपने घर के सभी परिवार के लोग एक साथ आ जाते हैं और कहते हैं बताओ तुमने ऐसा कैसे बोल दिया उसको, है ना। ऐसे ही होता है ना, नहीं होता है क्या? बोलते हैं सब लोग लाठी डंडा ले लेकर नगरिया। तो इसीलिए तो होता है कि यहाँ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का इस देश में, इस राज्य में, इस समाज में, इस परिवार में रहने का मतलब क्या है। तो दोस्तों देखो कितनी बड़ा लिखा हुआ है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। सीधे उल्लंघन पर अगर हमें गरिमामय जीवन नहीं मिल रहा है, समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, विधि के समक्ष समता नहीं है, धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को हाई कोर्ट ही जाना चाहिए। अगर हाई कोर्ट में उस चीज़ की अपील नहीं होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है कि पहले हमें हाई कोर्ट ही जाना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे कि इन्होंने मेरे अधिकारों का हनन किया है, तो इन लोगों ने मेरे अधिकारों का हनन किया है, मुझे समानता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, मेरे कुछ लोगों को बंदी बना करके रखा है। तो इस प्रकार के जब चीज़ें होती हैं तो हम कोर्ट के पास तो जाएंगे ना। अभी तो छोटी छोटी बातें हो जाती हैं तो हम पुलिस के पास चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं पुलिस के पास? क्यों चले जाते हैं? इसीलिए तो चले जाते हैं कि पुलिस ही तो अभी प्रोटेक्टर है, क्योंकि पुलिस ही तो आएगी जो हमारे साथ न्याय करेगी। पुलिस अगर हमें गिरफ्तार कर भी लेगी तो न्यायालय ही तो ले जाएगी, न्यायालय में ही तो केस चलेंगे, सुनवाई होगी, गवाह आएंगे, बातचीत होगी, सब कुछ होगा। कहाँ होगा? न्यायालय में ही तो होगा, है ना। सारी चीज़ें ये न्यायालय में ही तो चलेंगी। तो जब ये सारी चीज़ें न्यायालय में ही चलेंगी, सारा प्रोसेस न्यायालय में ही चलेगा, तो प्रोटेक्टर कौन होगा? संविधान का प्रोटेक्टर, संरक्षक कौन हुआ? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हुआ ना। देखो कितनी प्यारी चीज है दोस्तों, है ना, बहुत प्यारी चीज है। इसके बिना संविधान अर्थहीन है, अर्थात इसके बिना संविधान अर्थहीन है। अगर संविधान का कोई प्रोटेक्टर, मतलब अगर हमारे मौलिक अधिकारों कोई प्रोटेक्टर ही नहीं है तो फिर ऐसे अधिकार जो हमें मिले हुए हैं उनका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बैठे हुए हैं, कोई भी बात होगी ना, कोई निकाल लगा कि अच्छा मोल संग ऐसा कर लो, चल तो न्यायालय में देख लेंगे हम आपको ना, हम न्यायालय में देख लेंगे। इंतजार में लोग अपने आप हैं, चलो आपको न्यायालय में देख लेंगे हम। बोलते हैं हम लोग? नहीं बोलते हैं। जनरली हम लोग ये चीज़ बोलते रहते हैं कि नहीं बोलते रहते हैं। तो देखो कितनी आस रहती है हमें कि जब कोई एक हम मूवी नहीं है जॉली एलएलबी वो बोलते हैं कि देखो भैया हम न्याय है, हम मतलब न्यायाधीश जो बैठे हुए हैं
न्यायाधीश को सब पता होता है कि किसने क्राइम किया है, किसने क्राइम नहीं किया है, लेकिन वो सारे प्रोसेस के अनुसार ही प्रक्रिया जो भी हमारी मतलब CRPC है, जो भी हमारा इंडियन पेनल कोड है, उसके तहत जितने भी सारे प्रोसेस चलते हैं उनके आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। गवाह होता है, वकील होता है, जज होता है, सारी प्रक्रियाएं चलती हैं वहाँ पर, तब जाकर के कोई डिसीजन बहुत दिनों के बाद फाइनल डिसीजन आ पाता है कि हाँ अब फाइनल डिसीजन आ गया है। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस चल रहा है ये कहाँ चल रहा है? न्यायालय के अंदर ही चल रहा है। तो अगर संविधान का कोई प्रोटेक्टर नहीं है, संविधान का कोई संरक्षक नहीं है, तो फिर हमें ऐसे अधिकार जो मिले हुए हैं उनका क्या मतलब होता है? मतलब होता है क्या? कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए बाबा साहब बोलते हैं, और यहाँ देखो कितनी अच्छी बात लिखी हुई है एम लक्ष्मीकांत में, कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। मूल अधिकारों की घोषणा तब तक तर्कहीन, अर्थहीन और शक्तिविहीन है, तब तक तर्कहीन है, उनका कोई मतलब नहीं है। अर्थहीन है, तर्क मतलब आप उस पर कुछ लॉजिक ही नहीं दे सकते हैं, और अर्थहीन है मतलब उसका कोई अर्थ ही नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। एवं शक्तिविहीन है, वो उस मौलिक अधिकारों में कोई शक्ति भी नहीं है। कब तक? जब तक कि उन्हें लागू कराने वाली कोई मशीनरी ना हो, जब तक कि उन्हें लागू कराने वाली कोई मशीनरी ना हो। इसलिए मशीनरी ना हो। अब जो लागू कराने वाली मशीनरी कौन है? वो हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट है। इसलिए हम गर्व से कहने लगते हैं, वो वहाँ पर बात रह गई थी कि व्यक्ति में न्याय पे इतना भरोसा होता है कि चल तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे, चल तुम्हें हाई कोर्ट में देख लेंगे, तुमने हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है, तुमने हमारे साथ बहुत शोषण किया है, तुमने हमारे अधिकारों का हनन किया है, चलो तुम्हें सुप्रीम कोर्ट में हम देख लेंगे। व्यक्ति का कितना भरोसा होता है, व्यक्ति की कितनी उम्मीद होती है एक न्याय व्यवस्था से। अगर उसको वो न्याय न मिले तो सोचो उसको कैसा लगेगा ना दोस्तों, कैसा लगेगा उसको। तो आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि अगर प्रोटेक्शन नहीं होता, संविधान का प्रोटेक्टर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं होता, तो हमें संविधान में जो अधिकार मिले उनकी क्या वैल्यू थी? कोई वैल्यू थी क्या? कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि आपने तो कह दिया कि तुम्हें ना यहाँ पर रहने का अधिकार मिला हुआ है, अच्छा खाना खाने का अधिकार मिला हुआ है। अगर मुझे वहाँ रहने ही ना दिया जाए, मुझे वहाँ अच्छा खाना ही ना दिया जाए, मुझे वहाँ अच्छा सुविधाएं ही ना दिए जाएं, तो फिर मैं किसके पास जाऊँगा? किसको बोलूँगा कि मेरे साथ यहाँ शोषण हो रहा है, मेरे साथ यहाँ एट्रोसिटी हो रही है? क्योंकि हमें अधिकार तो बोल दिया कि तुम्हें अधिकार है इस जगह पर रहने का, तुम्हें अधिकार है लोगों के साथ साथ बैठ के उठ के खाने पीने का, लोगों के साथ चलने का, लोगों के साथ उठने का, लोगों के साथ बैठने का। लेकिन दोस्तों, ऐसे अधिकार तो दे दिए, लेकिन अगर उनका कोई प्रोटेक्शन करने वाला ही ना हो, तो मैं किसके पास जाऊंगा कि ये मुझे यहाँ बैठने नहीं दे रहे, ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, ये मुझे अपने विचार ही व्यक्त नहीं करने दे रहे हैं, और ये मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं, ये ज़मीन पर बैठ रहे हैं और मुझे ये कुर्सी पे बैठ रहे हैं, मुझे ज़मीन पे बैठा रहे हैं। ऐसा मैं किसके पास जाऊंगा बोलने के लिए दोस्तों, है ना? ये है, जब तक हमें अधिकार दिए कोई ऐसी संस्था ना हो, कोई ऐसी मशीनरी ना हो जो वो हमें अधिकार दे पाए, तब तक उन अधिकारों का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि अगर हमें सर्दी जुकाम है तो हम अपने ट्रीटमेंट के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ही ना हो तो ट्रीटमेंट करेगा कौन? इसीलिए बच्चे का एग्जाम्पल लिया था कि उसको कोई बच्चों ने मार दिया है, तो उन बच्चों को वो बच्चा किसके पास जाएगा उम्मीद लेकर के कि मेरे अधिकार की सुरक्षा होगी? अपने माता पिता के पास जाएगा, अपने भाई बहन के पास जाएगा, अगर उससे बड़े हैं तो जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं ना कि संविधान हम सबको जानना चाहिए। एक जागरूक नागरिक होने के लिए तो संविधान मस्ट है। हम लोग बजे ही अपना मतलब कि बहुत सारा टाइम इधर उधर जाया कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा टाइम इसको जानने में लगा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे राइट हैं अगर हम उनको ही नहीं जानेंगे तो सरकार से मांगेंगे कैसे? हम कैसे मांगेंगे? तो देखा हमने कि संविधान तब तक तर्कहीन, अर्थहीन, शक्तिविहीन है जब तक कि यह मौलिक अधिकार तब तक तर्कविहीन, अर्थहीन और सोच शक्तिविहीन है जब तक कि उनको लागू कराने के लिए कोई मशीनरी नहीं होती है। जब मशीनरी होगी तभी तो मौलिक अधिकार कहलाएंगे। हम इस आर्टिकल पे इसलिए इतना जोर दे रहे हैं क्योंकि आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण। अगर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर इसको संविधान का हार्ट और सोल कह रहे हैं, हृदय और आत्मा कह रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। कोई बात है इसमें, ये मशीनरी ही नहीं होगी तो हमें अधिकार मिलेंगे कैसे? यह संविधान की आत्मा और हृदय है, ठीक।
अब देखो यहाँ पर हमने इतना देख लिया। इस प्रकार अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। उपचार का अधिकार, आगे ना ट्रीटमेंट, ये रेमेडीज है, ये रेमेडीज है। एक मजे वाली बात ये है कि जहां आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों को लागू कराने की मशीनरी देता है, पूरा सिस्टम देता है, वहीं वो खुद भी एक मौलिक अधिकार है। अगर वो मुझे नहीं मिलता है तो भी मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और ये हमारा आर्टिकल 32 मूल ढांचे का भाग भी है ना। कितना महत्वपूर्ण है, आप इमेजिन करो जरा कितना महत्वपूर्ण है। इसमें हम 5 प्रकार की रिट जारी कर सकते हैं। इसमें न केवल हमारा अधिकारों के हनन होंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे। हम सबसे पहले हाई कोर्ट प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, बताएंगे कि जो मुझे समानता का अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है, मुझे स्वतंत्रता के साथ रहने का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, मेरे अधिकार का हनन हो रहा है, मुझे बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, मुझे घर बनाने की या मुझे संस्था बनाने की स्वतंत्रता नहीं है, मुझे धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही, मैं देश से कहीं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब देश में कहीं घूमने नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मैं कहीं पर जमीन लेके बस नहीं पा रहा हूँ। तो जब मेरे इतने सारे जो मुझे अधिकार मिले हुए हैं बट मुझे प्राप्ति नहीं हो पा रहे, तो मैं ऐसे अधिकारों का क्या करूँ। मुझे गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है, मुझे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है, मुझे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। लेकिन जब मुझे अधिकार ही नहीं मिल रहे तो बताओ फिर इन अधिकारों की व्याख्या इतनी जोर जोर से संविधान में की गई। जैसे आप लोग देखो दोस्तों, अस्पृश्यता आर्टिकल, मतलब जो जाति प्रथा की अगेंस्ट में कब से हमने आर्टिकल 17 की बात की है कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन कि हम गाँव में आज भी छुआछूत नहीं देखते हैं, लेकिन कि हम गांव में आज भी नहीं देखते हैं गांव में कि जो मतलब छोटी कास्ट के जाति के लोग होते हैं वो नीचे ज़मीन में बैठ के आज भी हो सकता है कहीं कहीं खाना खाते हों, या बड़े बड़े शादी समारोह फंक्शन होते हैं तो उनको दूर खड़े रहना पड़ता है, जबकि आम सामान्य वर्ग के सवर्ण वर्ग के लोग आराम से वहाँ पर बैठ जाते हैं और सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता है दोस्तों? तो क्या संविधान में आज लिखा गया है? क्या संविधान आज लिखा गया है? संविधान तो 1950 में 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। फिर हम ऐसे ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये छुआछूत जैसी चीजें क्यों देखते हैं दोस्तों? क्यों? क्योंकि हम अपने अधिकारों से अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। खूब हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, होने दो। जब अधिकारों का अधिकार ही पता नहीं है तो हनन क्या पता होगा? खाक पता होगा हनन। जब अधिकार ही नहीं पता तो हनन खाक पता होगा। पहले हमें पता होगा कि 2 रोटी मिलती है खाए के लाने, ठीक है, 4 रोटी मिलेकर इतनी खाए के लाने पहले। और अगर अब हमें 2 रोटी मिल रही जब भी तो हम 4 रोटी के लाने लड़ेंगे, जब हमें पता ही नहीं है कि 2 में लगती कि 4 में लगती। पहले 4 में लगती, अब 2 में लगी, आराम से खा रह रहे और अपनी इस यथा स्थिति को अपनी किस्मत समझ रहे हैं, अपनी यथा स्थिति को अपनी डेस्टिनी समझ रहे हैं कि ये तो कैसे परमात्मा ने हम कैसो बना दो, हमें ये परमात्मा ने ये सृष्टि रच दी है, उसी ने हमें ये दुख दर्द दिया है, उसी ने हमें ये जातियाँ दी हैं, वही हम दंश झेल रहे हैं। कौन पुनर्जन्म में हमने कौन बुरे काम करे हुए, सो हमें ऐसी जाति में जन्म लेके मिल गो। ऐसी तो सोच है, मतलब बहुत ऐसी सोच है कुछ लोगों की। जब तक वो इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे, कैसे अपना आत्मिक शैक्षणिक और आध्यात्मिक विकास करेंगे? गुलामी का दंश जब तक हम नहीं तोड़ेंगे तब तक बाहर कैसे आएंगे इन चीजों से दोस्तों? कैसे आएंगे? तो जब तक हम देख रहे हैं कि जब जहां भी अव्यवस्था है, जहां भी भेदभाव है, जहां भी डिस्क्रिमिनेशन है, अगर डिस्क्रिमिनेशन हमें तभी दिखेगा ना जब हमें डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा पता होगी कि भेदभाव क्या होता है, असमानता क्या होता है, और इस असमानता को, इस समानता को जो अधिकार मिला हुआ है उसको कैसे प्राप्त करना है। तो चाहे समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, सब में युक्त प्रतिबंध की बात की गई है कि जब स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं है और समानता का मतलब पूर्ण समानता भी नहीं है। किसी से समानता, किसी की स्वतंत्रता छीननी पड़ेगी तब किसी को समानता मिल पाएगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो समानता और स्वतंत्रता दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। देखो ये समानता स्वतंत्रता थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया होगा। समानता देखो, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं चाहे जो करूं मेरी मर्जी, तो उनके पास 1 करोड़ रुपए क्या है, वो 2 करोड़ भी कमा, 5 करोड़ भी कमा, 6 करोड़ भी कमा, तो ऐसे तो वो कमाओ दीजिए। तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने पड़े कि भाई तुम इतने स्वतंत्र नहीं हो कि तुम सारे संसाधनों पर कब्जा कर लोगे, है ना। कुछ संसाधनों पर तुम कब्जा करो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे संसाधनों पर, इसलिए आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तभी सामने वाले को समानता, वो भी बिजनेस कर पाएगा, वो भी ठेकेदारी या कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, अपना बिजनेस चला पाएगा, किसी भी उद्योग में वो काम कर पाएगा। तो हमें एक की स्वतंत्रता को
रिस्ट्रिक्ट युक्त युक्त प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, तब जाकर के दूसरे को समानता का अधिकार मिल पाएगा। तो ये है, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो हर जगह है, युक्त युक्त प्रतिबंध तो हर जगह है। तो दोस्तों हमने देखा रिट क्या होता है। अब हमने देखा कि जो हमारा संविधान के प्रोटेक्टर हैं, जो संविधान का प्रोटेक्टर है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट व्याख्याकार है, संविधान की व्याख्या करते हैं और संविधान की सुरक्षा करते हैं, संविधान का प्रोटेक्शन करते हैं कि अगर उनके पास न्यायिक सक्रियता का अधिकार है, उनके पास न्यायिक पुनर्विवेचन का अधिकार है कि कौन सा कानून किस कंटेक्स्ट में बन रहा है, किससे किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, हनन हो रहा है तो उस कानून को वो शून्य घोषित कर सकते हैं। आर्टिकल 13 बोलता है विधि बनाने का क्या प्रोसेस होगा, और अगर कोई विधि ऐसी है जो किसी लाभ मतलब अपने लोभ और प्रलोभन को लेकर के बनाई जा रही है या अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए बनाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे कानून को बिल्कुल शून्य घोषित कर सकता है। उसके पास न्यायिक सक्रियता की अधिकार होता है और न्यायिक पुनर्विवेचन का अधिकार होता है। कभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसको डिटेल से देखेंगे। तो ये रिट होती हैं कुछ। तो देखो यहाँ पे एक चीज और क्लियर हमें समझ लेना चाहिए कि जो रिट जारी करने का अधिकार है वो दोनों को है, सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट रिट जारी करेगा आर्टिकल 226 के तहत। तो रिट का मतलब क्या होता है? रिट 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? बड़ी गर्मी है ना, गर्मी तो होगी, उमस इतनी है तो गर्मी नहीं होगी। रिट 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, हम आदेश देते हैं, परमादेश है हमारा आदेश है, ऐसा कर लो ऐसा ना करो, ये परमादेश है। किसको दिया जाएगा? सार्वजनिक पब्लिक दोनों, मतलब जो अधिकारी हैं अपने काम कर रहे कि नहीं कर रहे, उनको अधिकार दिया जाएगा कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कायदे से ढंग से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। तो मैं जो सेवा करने के लिए बोला गया वो सेवा करो, काहे नहीं करते हो? तो ये परमादेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रेक्षा है। कैसे याद रहेंगे? ऐसे याद रहेंगे, अरे अब याद हो जाएंगे, देखो चुटकियों में याद हो जाएंगे, हमें भी तो याद नहीं है। ये देखो बपुआ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? बपुआ लिख रहा है, बपुआ, BPPUA, बपुआ बपुआ बपुआ। BPPUA मतलब बी से बंदी प्रत्यक्षीकरण, पी से परमादेश, फिर पी से प्रतिषेध, फिर यू से उत्प्रेषण, फिर ए से अधिकार प्रेक्षा। तो ये कुछ रेट हैं, कभी हम रेट पे अलग से देख लेंगे, बट इतना याद रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसा होता है कि अगर किसी को हिरासत में रखा गया है तो ये व्यक्ति मतलब कि ये सार्वजनिक और निजी, सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों रूप से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जा सकती है। ये रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रिट दोनों जारी कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी, बट थोड़ा सा हाई कोर्ट का दायरा ज़्यादा बड़ा है। क्यों ज़्यादा बड़ा है? क्योंकि वो कानूनों अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस पर भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी को हिरासत में जबरदस्ती रखा गया है तो आदेश देते हैं न्यायालय, बोलते हैं सशरीर उसको हमारे पास उपलब्ध किया जाए। परमादेश, हम आदेश देते हैं कि ये जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, कारण बताएं, इनको ऐसा करना पड़ेगा। सार्वजनिक और जो काम नहीं करते हैं उन लोगों के खिलाफ इसको जारी किया जाता है। उसके बाद प्रतिषेध का मतलब सीधा सा होता है रोक देना, अर्थात नीचे के जो न्यायालय हैं उनसे हम कहेंगे कि तुम इस प्रकार की कार्रवाई ना करो। ये न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्था के खिलाफ जारी किया जाता है, कहेंगे तुम इसको रोक दो भैया, तुम सुनवाई ना करो, हम सुनवाई करेंगे इस पर, या अभी सुनवाई ना करो, इस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दो इस केस पे। दूसरा उत्प्रेषण होता है, इससे सूचना मांगी जाती है किसी विशेष कंटेक्स्ट में, और अधिकार प्रेक्षा होता है कि किस अधिकार से तुमने वारंट जारी किया जाता है, किस अधिकार से तुमने वहां पर उस पर्टिकुलर व्यक्ति की कब्जा किया है या उसके किसी विशेष जगह पर अपना जगह बना लिया है, तो उसको अधिकार प्रेक्षा बोलते हैं, वो वारंटो। ये थोड़ा सा बड़ा टिपिकल चीजें होती हैं, मतलब थोड़ा सा जटिल चीजें हो जाती हैं, इनको कंटेक्स्ट करना, इनको याद करना, इनमें थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना ही रहता है। बट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा 5 प्रकार की रिट हैं। तो आज हम लोगों ने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से रिट होती है और क्यों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट और सोल कहा है, क्योंकि ये अगर कोई प्रोटेक्टर नहीं होगा, कोई ऐसी मशीनरी नहीं होगी जो संविधान के अधिकारों को सुरक्षित रखेगी, तो फिर उन अधिकारों का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों
मस्त पढ़िए, मस्त रिवाइज करिए, अच्छे से इसको कंटेस्ट करिए और हमेशा मस्त लिखिए इसके बारे में। बहुत अच्छा अनुच्छेद है क्योंकि यही तो है जो हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।